बच्चों आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 30 सबसे अति महत्वपूर्ण जो कि आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने भी वाले हैं। ठीक है ना। 95% आपके यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 95% है कि आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग जानिए, यहाँ पर क्या होगा कि आपको चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जो वीडियो नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ई बराबर 0 तीव्रता वाले, क्या कह रहा है, ई बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, क्या कह रहा है, ई बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो विभव V का दूरी के r के साथ परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिखा है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या V r पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V r पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर? V जो है r पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से जो धारिता है उसका मात्रक कौन सा है? तो कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से जो धारिता का मात्रक आपको क्या निकल कर आएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। यहाँ पर धारिता का मात्रक आपको निकल कर आएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd, क्या कह रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? ऐसा कौन सा संबंध है जो ओम के नियम का पालन करता है? Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नियतांक, या Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या E, या Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E, या Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E²। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या निकल कर आएगा? आंसर आपका निकल कर आएगा Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। एक बेलनाकार चालक है, चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वो किस पर निर्भर करता है? तो वह किस पर निर्भर करेगा मेरे बच्चों? यहाँ पर तापक्रम पर, पदार्थ पर, या अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या नाभिक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता है एवं जो विशिष्ट चालकता है वह किस पर निर्भर करती है? अगर चालक कैसा है, बेलनाकार है, तो किस पर निर्भर करेगी? जो उसका क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो किस पर निर्भर करेगी यहाँ पर बात करेंगे, तो किस पर निर्भर करेगी? न नाभिक किसी पर भी निर्भर नहीं करेगी, न तापक्रम पर करेगी, न ही पदार्थ पर करेगी, और न ही अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर करेगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो वैद्युत धारा घनत्व J, क्या कर रहा है, वैद्युत धारा घनत्व J, ठीक है ना, तथा अपवाह वेग Vd में संबंध बताइए। किस पे? वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध बताइए। J इज इक्वल टू NeVd, J इज इक्वल टू NE/Vd, या J इज इक्वल टू VdE/N, या J इज इक्वल टू NeVd²। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू NeVd। क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू NeVd। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्या करा है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। क्या कर रहा है? किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है
क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रैखिक? तो आंसर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी? तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या कर रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग v से चलता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है वह कौन सा बल होगा? EVB या शून्य या EV/B या BB/E? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब सभी लोग भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं ना, सभी लोग क्वेश्चंस का जवाब देने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग जवाब देंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर, क्योंकि हमने फिजिक्स का पूरा सिलेबस एक बार पूरा पढ़ा दिया है एक बार, ठीक है ना। रिवाइज भी आपको करवाया है 8 चैप्टर तक। तो आप सभी लोग क्या करेंगे? वीडियोस को देखिए यार, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो आप अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग बस देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी? तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यदि ई तथा एच क्रमशः क्या हो रहा है? यदि ई तथा एच क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ई तथा एच क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ क्या होगा? यदि क्षीण चुंबकन प्राप्त करेगा तो वहाँ क्या होगा? प्रतिचुंबकित पदार्थ, अनुचुंबकित पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या नाभिक? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकित पदार्थ। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकित पदार्थ। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? जो डोमेन होते हैं वह किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लौह चुंबकी या नाभिक? तो आंसर क्या हो जाएगा? लौह चुंबकी पदार्थ में बनते हैं। किसमें? डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? डोमेन आपके बनते हैं लौह चुंबकी पदार्थ में। किसमें? लौह चुंबकी पदार्थ में बनते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हेनरी का मात्रक क्या है? हेनरी का मात्रक क्या होता है? वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेनरी का जो मात्रक, हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है वह किसका होता है? सभी लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे कि हेनरी प्रति मीटर का मात्रक कौन है इसमें से। तो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो हेनरी प्रति मीटर यहाँ पर किसका मात्रक है? चुंबकशीलता का। किसका है? चुंबकशीलता का मात्रक है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? जो लेंज का नियम है वह किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? ये आपको बताना है कि लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या द्रव्यमान के? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वह किसके हो जाएगा? ऊर्जा के। किसके हो जाएगा? ऊर्जा के। ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य क्या है? वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट या वोल्ट एम्पियर सेकेंड? तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। सभी लोग बार कमेंट करके बताएंगे कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आपको बस अच्छी तरीके से समझना है। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम सेकेंड। ठीक है ना। ओम सेकेंड क्या होता है? ओम सेकेंड। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि यल तथा आर, देखिए यल क्या है? आपका प्रेरकत्व है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं। क्या है? ये दोनों प्रेरकत्व हैं एवं प्रतिरोध हैं।
तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा, किसका, यल अपान आर का मात्रक क्या होगा, सेकेंड की पावर -1 मीटर सेकेंड या सेकेंड या मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों या नन आपदिश। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। तो न्यूनतम आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वह कौन तरंगें होती हैं, तो माइक्रो तरंगे कौन सी होती हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है, परावैगनी तरंगे, यक्स किरणें, गामा किरणें या माइक्रो तरंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो तरंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइक्रो तरंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः क्या है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों, क्या हों, वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश किसके अनुदिश होगी, वेक्टर ई के, वेक्टर बी के, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी के या वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के। आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण है जो वायु से जल में प्रवेश करती है। किसमें, वायु से जल में प्रवेश करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कौन सा है जो अपरिवर्तित रहेगा, वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, आवृत्ति जो रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, मान लीजिए जब कोई एक प्रकाश की किरण है वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। न तो तरंग दैर्ध्य तथा न ही तरंग दैर्ध्य बदलती है, न ही तरंग दैर्ध्य और न ही आवृत्ति। यहाँ पर आपको आवृत्ति लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है, आवृत्ति लिखना है। ठीक है ना। न तो तरंग दैर्ध्य तथा न ही आवृत्ति बदलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। क्या हो जाती है, तरंग दैर्ध्य जो है वह कम हो जाती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी आप लोग सभी लोग देखिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग होता है। किसमें, जो प्रकाशिक तंतु होता है, जो आप ध्यान दीजिएगा, जो बल्ब में लगता है ना, जो बल्ब में आप सभी लोग देखे होंगे, जो आपके 100 वाट के बल्ब होते हैं उसमें एक प्रकाशिक तंतु लगा होता है जिसमें हम अगर धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, वह जलता है। क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वही कह रहा है जो प्रकाशिक तंतु है उसमें निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग होता है, व्यतिकरण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विवर्तन का या प्रकीर्णन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी गतिमान कण से संबद्ध, क्या होगा, किसी गतिमान कण से संबद्ध द्विबौगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। मान लीजिए कोई हमारा गतिमान कण है, उससे संबंध जो द्विबौगली तरंग की तरंगदैर्ध्य है वह निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। 24 नंबर की बात करेंगे तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, क्या कह रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। बीच खींचे गए जो ग्राफ की ढलान होती है वह क्या होती है, स्मॉल h,
या स्मॉल h अपान ई या स्मॉल ई अपान एच या यू अपान वी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल h अपान ई, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर की बात करेंगे। तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा है, तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा क्या है, एच सी लैम्डा, एच सी अपान लैम्डा या लैम्डा अपान एच सी या एच लैम्डा अपान सी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा। क्या हो जाएगा, एच सी अपान लैम्डा। तो देखिए ये आपके कुल 30 क्वेश्चन अभी आपको 5 क्वेश्चन और बताने में। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। मान लीजिए कोई कण है जो एक ही वेग से गतिमान है, तो न्यूनतम द्विबौगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा, प्रोटॉन होगा, ड्यूट्रॉन होगा, अल्फा कण होगा या न्यूट्रॉन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अल्फा कण होगा, ठीक है ना। प्लांक नियतांक की बीमा समान है, तो प्लांक नियतांक की जो बीमा है वह समान होगी किसके, बल इंटू समय के, बल इंटू दूरी के, बल इंटू चाल के या बल इंटू दूरी इंटू समय के। तो आंसर क्या हो जाएगा बल इंटू दूरी इंटू समय के, ठीक है ना। 28 नंबर की बात करेंगे। जस्ते की सतह से, किसके, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु, क्या कह रहा है, जो जस्ते की सतह है से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। कौन सा विकिरण है जो अत्यधिक प्रभावी होगा, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पराबैंगनी प्रकाश आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है, एच वी अपान लेमडा, एच वी अपान सी स्क्वायर, एच सी अपान वी या सी स्क्वायर अपान एच वी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एच वी अपान सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा एच वी अपान सी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटान का जो विराम द्रव्यमान है वह क्या होता है, ई अपान सी स्क्वायर, एच अपान सी लेमडा या एच अपान लेमडा या शून्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शून्य आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके कुल 30 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।